मैं पवन कुमार यादव कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। रासायनिक बलगतिकी अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। दोनों भागों से मिलाकर उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 1 का अध्ययन पहले करेंगे, जिसमें हमें निम्नांकित बिंदुओं का अध्ययन करना है। रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। आइए आज हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी के इस भाग 1 का। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ये कारक हो सकते हैं ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि। अब इस अध्याय में मुख्य रूप से हमें अध्ययन करना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियम इत्यादि। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक की या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वास्तव में यह अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर होती है। तो हम इसका फॉर्मूला बनाकर लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर, हमने यहाँ वेग लिखा है, तो क्या है, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसका मतलब हुआ हम अभिकारक के सापेक्ष और उत्पाद के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम वेग अभिकारक के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि कोई अभिक्रिया है R = P, यानी रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट्स, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, जितना अभिकारक हम लेंगे उतनी होगी, लेकिन उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। मान लो हमने अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभ में है वो R मान ली, कितनी मान ली, R मान ली, या R0 मान ली, तो प्रोडक्ट की सांद्रता उसमें 0 है। परंतु t समय बाद, t पर कुछ समय पश्चात इसकी सांद्रता R हो गई। कितनी हो गई, R। उस समय इसकी सांद्रता निश्चित रूप से बढ़ गई होगी। क्यों? वो हो गई होगी R - R0, यानी अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, या प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, तो R0 - R। ये देखिए, कहने का आशय ये है कि अभिकारक की सांद्रता में तो हुई कमी, क्या हुई, कमी, लेकिन उत्पाद की सांद्रता में हुआ वृद्धि, प्लस हुआ। क्या हुआ? प्लस हुआ। अतः जब हम अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो ऋण चिन्ह लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी। क्यों? क्योंकि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से ये R जो है वो कम है, खर्च हो गया अभिकारक, उसकी सांद्रता में कमी आई, उत्पाद बनेगा तो वृद्धि होगी, तो हम लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा समय या प्रयुक्त समय। समय से मतलब है समय अंतराल t - t0। अगर यहां 2 सेकंड लगे हैं तो समय, उस समय 2 सेकंड डेल्टा t हो गया, t2 - t1 = 2 सेकंड। तो इसको हम लोग इसके सापेक्ष लिखें तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा R, बड़े कोष्ठक में सांद्रता लिखी जाती है, बटे डेल्टा T।
इसी प्रकार यदि हम वेग को उत्पाद के सापेक्ष लिखें तो लिखेंगे उत्पाद की धन लगा के लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय या लगा समय। इसको लिखेंगे अब प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पी यहां सांद्रता ली जाती है। इस प्रकार हमने दो फॉर्मूला सीखे कि जो वेग है जिसको हम रेट कहते हैं आर से प्रकट कर सकते हैं इसको, वह वेग अभिकारक के सापेक्ष माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और उत्पाद के सापेक्ष प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस वेग को हम औसत वेग कहते हैं। ऐसा वेग कहते हैं पूरी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी आई और पूरी अभिक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि आई। इस दर को हम औसत वेग कहते हैं। वेग दो प्रकार से प्रकट किए जाते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अगर हम औसत वेग लिखें, कौन सा वेग लिखें? औसत वेग लिखें तो उसे हम आर एवरेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एवरेज। ये बराबर अभिकारक के सापेक्ष यही रहता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको ध्यान से देखें कि उत्पाद के सापेक्ष अगर लिखते हैं आर एवरेज, प्रोडक्ट के सापेक्ष तो धनात्मक हो जाता है और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, पी कंसंट्रेशन। इस प्रकार हमने समझा कि औसत वेग को हम आर एवरेज, एक बार अभिकारक के सापेक्ष, दूसरी बार उत्पाद के सापेक्ष। इसी प्रकार हम अगला वेग देखते हैं तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग देखते हैं? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब एक विशेष क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी विशेष या निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल डेल्टा टी को घटाकर शून्य तक ले जाते हैं और सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए यदि अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, इसी अभिक्रिया को अगर ले लें R = P, तो अभिक्रिया के सांद्रता परिवर्तन को हम डेल्टा C मान लें, यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में चेंज आया उसे हम डेल्टा C मान लें, तो परिवर्तन में लगा समय यदि डेल्टा T हो तो औसत वेग R एवरेज लिखा जाएगा प्लस माइनस, एक साथ लिख लें माइनस प्लस, माइनस पहले तो माइनस प्लस और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। और इसी समय ये तो हो गया हमारा R एवरेज। अब हमें इस औसत वेग से ही तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। कैसे? इस डेल्टा T को घटाकर शून्य तक ले जाते हैं तो हम लिखेंगे R इंस्टेंट। ये हमारा तात्क्षणिक वेग है जो हमें चाहिए। ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T वर्ट माइनस प्लस का। हमने क्या सीखा? R इंस्टेंट निकालना और R एवरेज निकालना। तात्क्षणिक वेग का अर्थ है किसी विशेष क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, दोनों का एक एग्जाम्पल हम लोग एक साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखते हैं? मान लो कोई अभिक्रिया ले लें N2 + 3H2 = 2NH3। ये अमोनिया की सिंथेसिस है, अमोनिया बनाने की। इसमें अमोनिया का बनाने में नाइट्रोजन का 1 अणु लगा, हाइड्रोजन के 3, तब अमोनिया के 2 अणु होते हैं। यह बात हमारे दिमाग में है। अब हमको लिखना है R एवरेज। इसका तरीका सीखेंगे। हम लोग जब अभिकारक के सापेक्ष निकालते हैं तो इसका मतलब नाइट्रोजन के सापेक्ष अलग निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के सापेक्ष अलग और उत्पाद में अमोनिया के सापेक्ष अलग निकाल सकते हैं। अतः हम R एवरेज को लिखेंगे बराबर माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये बराबर होगा हाइड्रोजन के सापेक्ष औसत वेग, यानी माइनस
अब इस हाइड्रोजन के आगे 3 लगाए, यानी इससे 3 मॉलिक्यूल है तो 1/3 लिखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की संख्या को अटैच करने का तरीका है। -1/3 इंटू डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर इधर लिखेंगे। अब ये उत्पाद इसलिए पॉजिटिव निशान, और इस 2 को अर्थात अणुओं की संख्या को 1/2 और कंसंट्रेशन परिवर्तन सांद्रता में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा टॉपिक हुआ तात्क्षणिक वेग तक। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग का। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अणु परस्पर टकराते हैं, जिनके फलस्वरूप कुछ अभिक्रिया के पात्र में टक्करें होती हैं। सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते, कुछ टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, और जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने से या अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा देने से अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है। इसे सूत्र में के रूप में लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिक्रिया के सांद्रण के। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक के सांद्रण के। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक का सांद्रण, यानी सांद्रण का प्रभाव क्या पड़ा कि जब जब सांद्रता बढ़ाओगे तब तब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमने किसका प्रभाव देखा, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव अंडरलाइन किया है उसका प्रभाव। सेकंड, अभिक्रिया के दौरान प्रभावी टक्करों की संख्या ताप वृद्धि करने से बढ़ जाती है, क्योंकि ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया के अणु तेजी से गति करते हैं और अधिक से अधिक टक्करें करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि से बढ़ता है। 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ा देने से अभिक्रिया का वेग दोगुना तक हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर वृद्धि, ताप वृद्धि। तो हम लोगों ने किसका प्रभाव जाना, ताप का प्रभाव। इसी प्रकार हम देखते हैं थर्ड, दाब का प्रभाव। तो अभिक्रिया का वेग दाब के भी समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पात्र में, तो अणु परस्पर पास पास आते हैं और एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दाब वृद्धि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। इसी प्रकार उत्प्रेरक का प्रभाव, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक मिला देने से, उत्प्रेरक मिला देने से कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं सक्रिय संकर बनाते हैं। सक्रिय संकर का आशय क्या है, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक को मिला देते हैं तो अभिकारकों से सबसे पहले सीधे उत्पाद नहीं बनते, बल्कि अभिकारकों से पहले मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं, जिन्हें सक्रिय संकर कहते हैं। मध्यवर्ती उत्पाद बाद में उत्पादों में टूट जाते हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती उत्पाद बनाने हेतु आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान को उत्प्रेरक कम कर देता है। सक्रिय ऊर्जा का मान जब घट जाता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की टक्कर से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त होती है तथा जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसका आशय हुआ कि अभिक्रिया का वेग सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करता है और सक्रिय ऊर्जा का मान उत्प्रेरक कम कर देते हैं, तो उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, बिकॉज सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। तो हम लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सक्रिय ऊर्जा के। ये रहे हमारे
अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक। वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक। वेग नियम क्या है, पहले वेग नियम जानते हैं। वेग नियम क्या है? अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों के सापेक्ष लिखना, एक व्यंजक बनाकर व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारी पदार्थों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, दर। वेग को हम दर कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती है? अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। तो हम एक रिएक्शन मान लेते हैं। क्या रिएक्शन मान लेते हैं? A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो यहां अभिकारक कौन है? पहला A, दूसरा B। इस A प्लस बी की जगह हम ये और कर लें, अणुओं की संख्या भी शामिल कर लें ताकि एक ही बार में हम समझ लें। N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट। अब क्रिया हमने क्या मानी? N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारी पदार्थों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है? इस A की सांद्रता के और इस B की सांद्रता के। किसके समानुपाती है? A और B की सांद्रता के गुणनफल के। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन B। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। और यहाँ ये जो अणुओं की संख्या है यहाँ आनी चाहिए N1 और यहाँ आनी चाहिए N2। यह हमारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है। किंतु ये अभिक्रिया का जो वेग नियम है यह द्रव्य अनुपाती क्रिया के व्यंजक से न लिखा जाए, लिखकर प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। अतः इस N1 N2 के स्थान पर इसी के मान के बराबर क्रम से N1 के बराबर x या N2 के बराबर y अथवा नहीं भी बराबर यानी नए चर घातांक लगाए जाते हैं x और y। कौन से लगाए जाते हैं? x और y। इन x और y का मान N1 N2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कैसे निर्धारित किया जाता है? यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें आप देखिए, अब हम आगे लिखेंगे इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या है? अभिक्रिया के वेग को प्रकट करने का तरीका है। कैसे? d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन बटे अति सूक्ष्म समयांतराल, जिसे कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग। ये समानुपाती हो गया किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर x एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर y। अब इसमें dx बटे dt समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लेंगे तो k आ जाएगा और A पे पावर x एंड B पे पावर y। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक नियतांक आया जिसे कहते हैं k, इसको कहते हैं दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। आगे देखते हैं, जल्दी से हम लोग समझते हैं, तसल्ली से आराम से देखते हैं कि इस k को कैसे डिफाइन करें। यदि A की सांद्रता बराबर कर दें हम B की सांद्रता के और बराबर कर दें 1 मोल प्रति लीटर, यानी A और B के मान 1 रखते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर k, यानी अभिक्रिया का वेग k के बराबर हो जाएगा। तो इस k को हम कहते हैं तब विशिष्ट दर स्थिरांक। विशिष्ट दर स्थिरांक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसकी परिभाषा क्या होगी? इकाई अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर, अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक कहलाता है। अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता।
अब सीखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता जैसा कि नाम से ही प्रकट है वैसी इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में 5 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता 5, 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2, 1 अणु भाग ले रहा है तो आणविकता 1 होगी। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं: एकाणुक अभिक्रियाएं, द्विअणुक अभिक्रियाएं और त्रिअणुक अभिक्रियाएं एवं बहुअणुक अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं। एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई अभिक्रिया लें जैसे H2O2 इक्वल टू H2O धन हाफ O2। इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भाग ले रहा है तो आणविकता हो गई 1। जब आणविकता इसकी 1 हो गई है तो ये हो गई एकाणुक अभिक्रिया। इसी प्रकार से PCl5 का एग्जाम्पल लें तो PCl5 इक्वल टू, यहाँ पर गर्म करते हैं इसको, तो PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पर भी आणविकता हो गई 1। अगर हम दूसरे तरह से देखें, दूसरी रिएक्शन देखें तो CH3COO C2H5 प्लस H2 इक्वल टू CH3COO H धन C2H5OH। यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, 1 यानी एक अणु इसका, एक अणु जल का, तो आणविकता हो गई 2। इसी प्रकार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का हम देखें, ऑक्सीकरण कराएं 2CO प्लस O2 इक्वल टू 2CO2, यहाँ पर 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और एक अणु ऑक्सीजन का है तो आणविकता हो गई 2 और 1 3। कितनी हो गई? 3। इस प्रकार हमने जाना अभिक्रिया की आणविकता को। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोट। अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की कोट से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोट शून्य भी हो सकती है परंतु आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती, ठीक, लेकिन कोट शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकती है। अगला टॉपिक देखते हैं इसी के साथ साथ में अभिक्रिया की कोट। आणविकता को हमने इसीलिए भी बताया ताकि हम लोग डिफरेंस भी कर सकें आणविकता और कोट में। तो अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोट कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो उसके वेग नियम को निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोट कहलाती है। बीजगणितीय रूप में इसकी परिभाषा करते हैं कि अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त हुए अभिकारकों की सांद्रता की घातों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। कैसे? देखिए, अगर हम कोई रिएक्शन मान लें N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना, हमारा मतलब अभिकारकों से है। कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं यह सिद्ध करता है कि आणविकता कितनी है। 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2, परंतु वे अभिकारक जो अभिक्रिया के वेग समीकरण को तय करते हैं, वे अभिकारक जिनका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोट को निर्धारित करते हैं। यानी उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी सांद्रता में परिवर्तन को प्रकट करते हैं अभिक्रिया की कोट कहलाती है। तो इस कोट को कैसे लिखते हैं, व्यंजक इसका कैसा बनाएंगे? हम लोग अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं dx/dt। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू होता है a और b की सांद्रता की घात के गुणनफल के। इस n1 n2 के स्थान पर हम लोग नए घातांक लेते हैं x और y जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो कोट क्या लिखेंगे? आगे और भी व्यंजक बना देते हैं dx/dt बराबर k कंसंट्रेशन a पे पावर x
एंड कंसंट्रेशन B पे पावर बाय। तो अभिक्रिया की कोटि को हम लिखेंगे, जिसे हम स्मॉल n से प्रकट करते हैं, तो लिखेंगे x धन y। क्या लिखेंगे? x धन y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि घातांकों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसको सरल समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल, कि अगर कोई अभिक्रिया ऐसे है R इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या अभिक्रिया है? R इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेग dx बटे dt बराबर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R की सांद्रता बटे डेल्टा t, जो हमने पहले लिखना सीखा। ये बराबर क्या होगा? K, ये इसी से लिख रहा हूं मैं, इसकी जगह ये लिख दिया, और ये प्रकट करने का तरीका है, और K की जगह K आ गया। अब यहाँ केवल एक ही उत्पाद है, तो उसकी सांद्रता, यदि ये अभिक्रिया की कोटि 1 है और इस R की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इस पे 1 आएगा, और यदि इसकी सांद्रता में परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इस पे 0 आएगा। कुल मिलाकर इस R पर घातें उतनी आएंगी जितनी उसकी कोटि होगी, अतः हम यहाँ n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यंजक को भी हम ऐसे लिख सकते थे, फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं dx बटे dt बराबर k a b, यहाँ x, यहाँ y, इस x प्लस y के स्थान पे क्या हो गया? n। क्या हो गया? n। चूंकि 2 है इसलिए हमने लिखा है। यदि इस y का मान 0 हो, इस y का मान 0 हो, तो n बराबर x प्लस 0, तो n बराबर x हो जाएगा। यहाँ यही चीज बताना चाहता हूं कि इस n बराबर यदि 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, और यदि n बराबर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और n बराबर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और n बराबर 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब n का मान यह तय करता है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। n का मान क्या तय करता है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो हमने एक फॉर्मूला सीख लिया यहाँ पर, उसको रेड पेन से लिख देता हूं कि माइनस, क्या फॉर्मूला आया कि dx अपॉन dt बराबर माइनस डेल्टा के स्थान पर हम d भी लिख सकते हैं, माइनस d कंसंट्रेशन R अपॉन dt बराबर k R पे पावर n, R पे पावर n।